आज की इस खूबसूरत महफिल में राजस्थान फोरम की ओर से आप सभी पधारे गुणीजनों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज डेजर्ट सोल श्रृंखला का दिन है। डेजर्ट सोल में राजस्थान फोरम के से ऐसे कलाकारों को बुलाया जाता है जिन्होंने कि राजस्थान नहीं छोड़ा और यहीं रहकर देश दुनिया में नाम कमाया। उनके लिए डेजर्ट सोल्स हर महीने आयोजित की जाती है। और ऐसे लोग जो कि राजस्थान के हैं और बाहर चले गए हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या कहीं भी दुनिया में, उनके लिए डेजर्ट स्टॉर्म शो करते हैं और उनको भी हम यहाँ पर समय समय पर बुलाते हैं। आज के डेजर्ट सोल में बहुत ही गुणी, हमारे शहर के गौरव, शहर का मान, शहर का गौरव, जितने भी शब्द उनके लिए यूज़ किए जाएं वो कम हैं। उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। और ये भी एक बहुत ही खुशी का विषय है कि भारत सरकार ने हाल ही में चौथे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्मश्री देने की घोषणा आप दोनों को की है। तो एक तरह से ये उस खुशी का भी एक जश्न है कि हमारे शहर के दो हीरे मोतियों को इतना बड़ा गौरव मिला है। बहुत ही खुशी का विषय है। और राजस्थान फोरम भी ऐसे ही हीरे मोतियों का एक संगठन है। कुल 30 इसके मेंबर हैं, जिसमें से कि 10 पद्मश्री हैं और 2 पद्म भूषण हैं। पंडित विष्णुमोहन जी हमारे चेयरमैन हैं। और सभी रत्न ऐसे हैं कि जिनको, बाकी कुल 30 हैं जिनको कभी भी पद्मश्री या ऐसे दिया जा सकता है, क्योंकि सबका कृतित्व और व्यक्तित्व बहुत विशाल है यहाँ पर। और यहाँ खास करके इस फोरम के इस डेजर्ट सोल की ये विशेषता है कि इसमें जो सुधीर लोग जो सुनने आते हैं वो भी अपना एक बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं और इस कार्यक्रम में आते हैं, तो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले, जैसे कि हमारी परंपरा है कि राजस्थान फोरम का एंथम है, वो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आप उसको चलाएं।
तो ये परिकल्पना है संदीप भुतोड़िया जी की, जिसको कि मूर्त रूप दिया है आदरणीय हमारे सभापति महोदय पद्म भूषण पंडित विश्वमोहन भट्ट साहब ने। हिंदुस्तान में गज़ल की जब बात चलती है तो चंद लोगों के नाम उंगलियों पर आते हैं। उनमें से एक हैं उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। और जब राजस्थान में गज़ल की बात चलती है तो एक ही नाम उंगली पर आता है, उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमारे फोरम की सदस्य डॉक्टर सालिहा गाजी और जो कि आज शो की मेंटर भी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप हुसैन बंधुओं को मंच पर लेकर आएँ। ये जो डेजर्ट सोल्स है कि जितनी भी गतिविधियां हैं राजस्थान फोरम की, ये श्री सीमेंट से समर्थित हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, और आईटीसी राजपूताना हमारे वेन्यू पार्टनर हैं, और जितनी भी ये खूबसूरत व्यवस्थाएं की जाती हैं ये आईटीसी राजपूताना के द्वारा की जाती हैं। आइए, स्वागत है। हेलो, नमस्कार, आदाब। एक दूजे से मिलकर होते पूरे, एक दूजे से मिलकर होते पूरे, आधी आधी एक कहानी हम दोनों। सलाम। और तमाम हमारे आज के इस ख़ास महफिल के मोअज़्ज़िज़ मेहमान, सभी को हम खुशामदीद कहते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि मैं अपने आप पर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि आज तमाम नामचीन हस्तियों के सामने मुझे हुसैन बंधुओं से उस्ताद अहमद हुसैन साहब, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया है, उनसे रूबरू होने का, बातचीत करने का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहूँगी आप सभी तमाम हजरात भी अपनी बेशुमार तालियों से उन्हें पद्मश्री के लिए नवाज दीजिए। और बेशक आज की ये महफिल जलवानुमा है आपकी मौजूदगी से भी, और जलवानुमा है आपकी गुफ्तगू से भी। तो आइए शुरू करते हैं सिलसिला। तो उस्ताद, बात पद्मश्री की, तो यहीं से क्यों ना हम बात शुरू करें कि 1959 से आपका ऑल इंडिया रेडियो जयपुर, आकाशवाणी जयपुर से ये सिलसिला शुरू हुआ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, और उसके बाद न जाने कितनी अनगिनत महफिलों को आपने अपनी आवाज़ से, पुरकशिश सुरों से कह सकते हैं कि रोशन किया है। और आप निकले हैं मथुरा वालों की हवेली, जो पुरानी सिटी से, वॉल सिटी से वाकिफ़ है। वहाँ पर घाट गेट के करीब ही ये हवेली है, और ये जो जयपुर के रूलर रहे हैं राजा मान सिंह जी ने आपके पुरखों को बख्शिश की थी कि आप आइए और यहाँ अपने फ़न को फ़रोग़ दीजिए। तो आइए उसी से शुरू करते हैं सिलसिला। 1959 का वो दौर जब आपने बतौर आर्टिस्ट अपनी जर्नी शुरू की, तो आज पद्मश्री तक और इतनी सारी महफिलें, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक माइक और दे दीजिए। आदि जनाब पंडित विश्वमोहन भट्ट जी और जितने पद्मश्री, पद्म भूषण और जितने हमारे जौहरी लोग विद आभूषण बैठे हैं, उनका स्वागत है। सबसे पहले, और हमारे जो सर्वेश भट्ट साहब हैं, इन्होंने टाइम टू टाइम इस काम को अंजाम दिया कि आप तक रूबरू कराया। राजस्थान फोरम के हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ये इज़्ज़त अफजाई, ये ऑनर दिया, तो हमारे पास अल्फाज नहीं हैं। सबसे पहले सालिया जी की शेर नज़र, जैसा कि अभी शुरुआत की है इन्होंने, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात, ये करें बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जैसे उर्दू आए। तो
असल में इनका सिलसिला बड़ा प्यारा है, इतना अच्छा बोलती हैं, इतनी पोलाइट बोलती हैं, इतनी मधुर बोलती हैं कि आपके हमारे कानों में जाके रस घोलती हैं। जहाँ तक आपने इस सिलसिले की बात की, तो बचपन से लेके 55 तक हमने ये सोच के काम नहीं किया कि कोई ऑनर हमें मिलेगा या कोई अवार्ड मिलेगा, क्योंकि ये हमारा जो भी म्यूज़िक के ट्रेडिशंस हैं उनका ही उसूल होता है कि वो लगन, रियाज, मेहनत से पहले अपने गुरुओं से सीखें, उनसे इजाज़त तलब करके ही स्टेज पे जाएं। आज के दौर के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि सब कुछ जल्दी है, और इस जल्दी की वजह से ही फन लोगों तक सही तरीके से पहुंचता नहीं है। पहले गुरुओं की सेवा करना पड़ता है, उसके बाद कहीं फन हासिल होता है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में हमने ये बाकायदा उतारा कि पहले भी स्टूडेंट थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तब तो हम धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। मंजिल कभी मिलती नहीं है, लेकिन अगर करीब भी पहुंच जाए तो जस्ट लाइक कि आपकी डेस्टिनेशन मिल गई आपको। मगर ये अल्लाह का करम, माँ बाप की दुआएं, आप लोगों का प्यार यहाँ तक ले आया, ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। दूसरा, हमारा शहर पिंक सिटी, हमारा राज्य जो रंग बिरंगा राज्य है, इससे हमें कभी फुर्सत ही नहीं मिली ये सोचने की कि हम यहाँ से हटें या किसी और जगह जाएं। इस राज्य में ही इतना काम है कि अगर हम करते रहेंगे तो शायद उम्र कम होगी, लेकिन काम बहुत है। तो आप लोगों की मोहब्बत, कशिश ऐसी है कि जो हमें राजस्थान से जोड़ी रही, हिंदुस्तान से, बल्कि हम तो ये भी कहना चाहेंगे जो सच्चाई है कि हम कई बार अलग अलग बड़े सारे मुल्कों में गए, हमें ऑफ़र भी मिले कि आप यहाँ रह जाइए, तो हमने कहा भाई हमारा दिल तो लगेगा नहीं, इसलिए कि वो जो मोहब्बत है, जो खुलूस है, जो परंपराएं हैं, जो संगीत है, जो हमारे लोग हैं, वो जब हमारे सामने नहीं होंगे तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह हमने अपने आप को अलग रखा। 1959 में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट सफ़र जब शुरू किया था, तो आज भी आपकी दुआ से वो गीत भी याद है जो शायद नहीं याद होता, लेकिन उन लोगों की मेहनत, उन लोगों के पहले वालों के काम इतने दिलचस्प और इतने गहराई से थे कि अपनी छाप छोड़ के गए। तो पद्मश्री के लिए जहाँ तक सालिया जी ने कहा, तो देखिए ये एक देश का बहुत बड़ा सम्मान है और उसके लिए हमें चुना गया, हमें मिल रहा है। उसके लिए हम राज्य सरकार और भारत सरकार की आभारी हैं। आप लोगों की दुआएं शामिल रहेंगी तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम पद्मश्री लेके या तो काम करना बंद कर दें, या तो लोगों से मिलना बंद कर दें, या तो हम अपने काम को अधूरा छोड़ दें। उसके लिए आप दुआएं दीजिए कि जिस तरह हमारा काम पहले चल रहा था, हम दिलचस्पी कर रहे थे, उसी तरह करते रहें। आपकी दुआएं शामिल होंगी तो आगे भी कुछ हो सकता है। पद्मश्री के लिए एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, आभारी, थैंक यू। हर काम का वक्त मुकर्रर है, हर काम का वक्त मुकर्रर है, हर काम ये वक्त पे होना है। कम बोलते रहना चाहिए और चुप रहना ही सोना है। लेकिन बहरहाल आपको बहुत कुछ कहना भी है, तो हम बात कर रहे हैं उस्ताद, आपको क्या लगता है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है अब इस सपोर्ट के बाद? यकीनन। सबसे पहले तो इतनी अजीम शख्सियत यहाँ जलवा अफरोज हैं। एक शेर मोहम्मद अली मोहम्मद साहब का, तुमसे है पहचान हमारी वरना हमें पहचाने कौन। तुमसे है पहचान हमारी वरना हमें पहचाने कौन। तुम होते हो आईना तो हम चेहरा बन जाते हैं। और राजस्थान और ख़ास तौर से जयपुर ने छोड़ा, कहीं भी छोड़, एक शेर मुलाज़ा फरमाया, सबका खुलूस सबकी इनायत मिली हमें, हम खुश नसीब हैं कि मोहब्बत मिली हमें।
वो और होंगे जिनको वतन छोड़ना पड़ा। जयपुर शहर में रह के इज्जत मिली हमें। आप सभी ने सुना है कि आपकी गज़ल भी है कि मेरा पता गुलाबी शहर है, मेरा ठिकाना गुलाबी शहर है। तो गुलाबी शहर में ही आपकी तरबियत हुई और बेशक वो मथुरा वालों की हवेली में होगी। तो बचपन के कुछ एहसासात जो हैं जो आज रवानगी में हैं, उन्हें तमाम ऑडियंस के साथ आप ज़रूर साझा करें। देखिए, मथुरा वालों की हवेली हमारे लिए एक स्वर्ग का मंदिर है और हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। हमें उन्होंने ये जिम्मेदारी दी नहीं थी बल्कि हमने ली कि अगर हम आए हैं यहाँ तो कुछ करें। तो असल में क्या होता था कि ये जब गुरुकुल में हम जाते थे तो सुबह 4 बजे गुरुकुल का दरवाज़ा खुल जाता था और सारे ही स्टूडेंट, सारे ही विद्यार्थी को अपने तुलाबा को अपने वक्त पे पहुंचना पड़ता था और अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे दरवाज़ा बंद। यही हिदायत हमारे वालिद साहब ने हमारी मम्मी से कहा कि भाई अगर इनको बच्चा बना के भेजना है, लड़के बना के भेजना है तो कतई ना भेजें, एक स्टूडेंट बना के भेजना है ज़रूर भेजिए, क्योंकि सारे तुलाबा, सारे स्टूडेंट हमारी नज़र में एक ही हैं। हम उनके साथ कोई भेदभाव मतभेद कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमें कुछ इल्म मिला है तो इल्म बांटना ज़रूरी है। इल्म साथ लेके जाना ज़रूरी नहीं है, आपको तकसीम करना पड़ेगा। जो आपके पास है कम से कम वो तो दीजिए, और अल्टीमेट तो उसकी ज़ात है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो जितना आपके पास है वो ज़रूर दीजिए, उससे कम भी मत करिए। उससे ज़्यादा अगर नहीं कर सकते तो वो यूँ नहीं कर सकते अगर आपको उसके बारे में ज़रा भी मालूम नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे वालिद मोहतरम मरहूम उस्ताद अफजल हुसैन खां साहब यही कहते थे। हमारे सबसे पहले 1975 में एक इंडिविजुअल कॉन्सर्ट आई थी कलकत्ता में, तो हम डर गए। पंडित जसराज जी, पंडित भीमसेन जोशी जी और सारे ही ऐसे हीरे कि हमारी क्या औकात थी उस वक्त, कुछ नहीं। तो हम डर गए। तो हमने कहा था हम तो कैसे क्या गाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि पहली चीज़ तो बड़ा अच्छी बात है, अगर आपको इतना डर लग रहा है तो जाइए मत, लेकिन अगर जाएंगे तो जितना हमने बताया उतना बताइए, उससे कम मत करिए। कम करेंगे तो हम स्टेज पे पिटाई कर देंगे, ज़्यादा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको रूट मालूम नहीं है। आपको रूट मालूम नहीं है तो आप भटक जाएंगे। आप भटकेंगे तो वो जो गुणीजन है जिनसे आप अपनी सरपरस्ती चाहते हैं तो उनका अदब करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने परफॉर्मेंस में कटौती कर दें। अगर वो करेंगे वो भी असर नहीं लेंगे आपका। तो इसलिए बराए करम जितना आता है उतना गाना, न कम न ज़्यादा। तो वहाँ से जो हौसला खुला, तो अल्लाह का करम है कि संगीत के बारे में तो कम से कम कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कि जितना आता है उतना तो हम पेश करेंगे ही करेंगे, डर से नहीं, मुलायजे से नहीं, अदब के साथ। लेकिन उससे कम करेंगे नहीं, उससे कम करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वालिद साहब का तो अल्फाज आज भी गूंज रहा है। और हमारी जब बचपन के तरीके से वो परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद हम उसके करम से स्टेप बाय स्टेप चले। पहले हमने बचपन में प्रोग्राम दिया, फिर उसके बाद जनरल कैटेगरी में आ गए, युवानी में, उसके बाद जनरल कैटेगरी में आए। फिर 1975 में हमने जब अपना ऑडिशन दिया था, तो हमें आज भी याद है, एस.एस. कपूर साहब प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, बड़े सख्त आदमी हैं। तो उन्होंने हमें डरा दिया। हमने कहा था ऑडिशन देना चाहते हैं कि मियाँ इस क्लास से भी चले जाओगे। तो मैंने कहा जी कोई रोटी देने का तो उसने वादा किया है, क्लास का थोड़ी वादा किया है, क्लास तो मेहनत करेंगे। और हमने आपकी दुआ से पहली चीज़ तो हमने दोनों ने ऑडिशन अलग दिए हैं। उसके बाद हमारी जोड़ी रेडियो ही नहीं बनाई थी। तब आपने रेडियो में ही तय कर लिया था कि हमें जोड़ी के साथ ही
काम हमने कर तय नहीं किया था, हमारे वालिद मोहतरम हमारे उस्ताद ने जोड़ी बनाई, उसके बाद रेडियो ने बना दी। जी। तो वहाँ फिर तब 75 में हमने जब ग्रेड के लिए अप्लाई किया तो डायरेक्टली हम ए ग्रेड आए थे, बी से डायरेक्ट, नॉट बी आई। तो ये उसका कर्म है कि शुरू से कुछ ना कुछ इस तरह का सिलसिला चला, और बहुत ज़्यादा हमें पब्लिसिटी, पैसा और बीच में घुसने की आदत बनाई ही नहीं। इसलिए नहीं बनाई कि आप जो कुछ भी चाहते हैं अगर वो आप पेशेंस रखेंगे तो धीरे धीरे मिल जाएगा, लेकिन अगर हम उसके लिए भागेंगे पीछे तो कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको अगर भागना है तो इल्म के पीछे भागिए। जब रफ्ता रफ्ता आज इस मकाम पर हैं और अभी भी आप इसे अपना एक डेस्टिनेशन ही मानते नहीं मानते और एक सफ़र ही मानते हैं, जिसे आप दोनों तकरीबन 50 बरस से साथ साथ जारी रखे हुए हैं। तो उस्ताद, आप कई लोगों को ये कन्फ्यूजन भी है कि आप जुड़वा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस्ताद बड़े हैं और आप छोटे हैं। तो उस्ताद आप बताइए, छोटे उस्ताद, कि कभी ऐसा लगा कि बहुत हावी हो रहे हैं या अकेले ही कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था? कभी जलन, हसद, ईर्ष्या ऐसा कुछ हुआ? हमारे वालिदा ने यही कहा शुरू से कि दोनों को एक अवार्ड भी मिले या एक को मिल जाए, जिसको भी दाद मिल जाए वो दोनों की है। तो लिहाजा सबसे पहले वो यही कहते थे, मेरे इल्म को अपनाओ, मेरा टोन नहीं, अपनी स्टाइल होनी चाहिए। शकीब अपने तारुफ के लिए इतना ही काफ़ी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। तो अपनी पहचान आप बनाइए। और वो हमेशा कहते थे, कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में मेहनत के बगैर, अपना साया भी मिला है धूप में जाने के बाद। तो मेहनत करनी होगी तो, और हर प्रोग्राम को पहला प्रोग्राम मानो। पहले हमने उनसे कहा ये अलग अंदाज कैसे बनाए जाते हैं। बोले जब बच्चा चलने के लायक नहीं होता तो बाप की उंगली पकड़ के चलता है। गोया आप किसी से प्रभावित होते हैं जिसकी कॉपी करते हैं, लेकिन बच्चे के जब पाँव ज़मीन पर जम जाते हैं वो हाथ छुड़ा लेता है। वहीं से उसका अपना अंदाज है, तो अपना अलग अंदाज बनाना चाहिए। आपने बात की रास्तों की और धूप की, तो बेशक जब धूप होती है तब की बात अलग है, लेकिन छाँव होती ही कदम रुक से जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? देखिए, कदम तो चलने के लिए ही होते हैं, रुकने के लिए होते नहीं हैं। अगर मेहनत करता रहे आदमी तो चलता रहेगा। लेकिन बेसिकली क्या है कि सबसे बड़ा काम हम मानते हैं स्ट्रगल। बगैर स्ट्रगल की कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती, और अगर होगी तो उसकी कदर नहीं होगी। और संगीत के लिए अवार्ड बने, अवार्डों के लिए संगीत नहीं बना है। तो आप अपने फन में इतने तल्लीनता, इतनी महवियत में और इतना खो जाए कि आपकी बाकी चीज़ों को देखने की फुर्सत ही ना मिले। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, फारिग यही कहते थे नहीं, आपको अपना काम ऐसे करते जैसे कोई मान लीजिए उन्होंने कोई गज़ल हमसे कह दिया, ये गाओ भाई। उसके बाद हमने जैसे गाया तो थोड़ी देर बाद बोले ठीक है जाइए छुट्टी, या कोई बंदिश है। बाद में अचानक पूछा वो कैसे थी, तो वो रिवाइंड कराती थी कि ये नहीं आपने सबक तो आगे जा रहे हैं, आप इतना भूलते जा रहे हैं आप, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात है जो चीज़ सीखें उसको इतनी मतलब गहराई से सीखें कि वो आपकी अपनी बनती जाए। कलाकार कभी मुकम्मल नहीं होता, मुकम्मल सिर्फ उसकी ज़ात है, मगर कम से कम मेहनत, लगन, रियाज से वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि मंजिल अगर करीब भी पहुँचे तो मंजिल के अगर करीब भी हो गए तो मंजिल ही है। हेलो हेलो, बैटरी जा रही है, आवाज़ है, बैटरी चेंज कर दो भैया। बहरहाल उस्ताद, बातचीत चल रही है कला को लेकर, मौसीकी को लेकर, और आप शुरुआती दौर से ही साथ ही एक जोड़ी की तरह ही लगे हुए हैं अपने रास्ते पर और मौसीकी की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आपको जो पहचान है वो बतौर गज़ल गो मिली है, गज़ल माइस्ट्रो
आप कहे जाते रहे हैं, लेकिन हमारे ऑडियंस को शायद ये भी मालूम होगा कि आप जितनी शिद्दत के साथ और मधुरता के साथ गज़लें पेश करते हैं, रूमानियत के साथ, लेकिन उतनी ही अकीदत और श्रद्धा के साथ आप भजन भी गाते हैं। कोई भी महफिल हो, प्रोग्राम हो, उसकी शुरुआत, उसकी इब्तिदा गणपति वंदना से ही होती है। यकीनन। तो ये जो मुश्तरका या गंगा जमनी तहजीब जिसे हम कहें कॉम्पोजिट कल्चर, उसकी बेहतरीन नुमाइंदगी कह सकते हैं आप कि हुसैन बंधु हैं, उस्ताद हैं। तो ये जड़ें कहाँ से शुरू हुई? हमें अच्छी तरह याद है, सितारा बुआ, सितारा देवी जी, वो हमारे पिताजी के राखी बांधती थी, तो हमें बॉम्बे ले गई। उनका पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम था, तो हमने उनसे कहा, बुआ जी एक तस्वीर हमारी, बोले ये बातें हमें पसंद नहीं। क्या लता जी के साथ हमारी तस्वीर, बोले ये बातें हमें पसंद नहीं, तुम गणेश वंदना गाओ, वो खुद ही तुम्हारा सम्मान करेंगे एज ए आर्टिस्ट। तो वो यही कहती थी कि आप अपने काम में, जैसे मोमिन खां मोमिन का शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो अब तल्लीनता भजन में ऐसी होनी चाहिए कि आप उससे ईश्वर समझ जाए, तो अपने आप को दूसरा कहा, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, राम की कृपा हुई तो बन गए तुलसीदास। नहीं, देखिए सच्चाई ये है कि क्लासिकी मौसीकी की तालीम वालिद साहब दिया करते थे, लेकिन इन द मीन टाइम ना जाने उन्होंने क्यों ऐसा सोचा या क्यों उनको ये आभास हुआ या इल्हाम हुआ कि उन्होंने कहा तुम लाइट म्यूजिक गाओ, ख़ास तौर से गज़ल। तो अब उस्तादों का पहले, आज भी सम्मान बहुत है, लेकिन उस्ताद के सामने बोलते ही नहीं थे पुराने ज़माने में तो, और अगर वो बोले तो वो बहुत ही नालायक कहलाता था, क्योंकि उनकी बात नहीं सुन रहा है, इसका मतलब अपनी मनमानी करना चाहता है, जो गलत है। तो हमने सर नीचा करके कहा ठीक है, जैसा आपका हुक्म। तो उन्होंने बताया कि गज़ल के साथ भी दोनों भाई मिलके गाओ गज़ल, वो भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दौर में तुम्हारी अपनी पहचान होगी और तुम्हें लोग बहुत प्यार करेंगे। ऐसा हुआ। भजन का सिलसिला ये है कि हम जब पहली क्लास में थे तब से हम प्रार्थना हम ही बुलाते हैं, जयति जय जय माँ सरस्वती जयति वीणाधारिणी। उसके बाद हम मुस्लिम स्कूल में आए तो लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो बड़ी सारी चीज़ें वहाँ से जुड़ी और ये पता लगा कि गुलशन कुमार जी ने कहा उस्ताद जी आप भजन की कोई रिकॉर्ड कर दीजिए। तो हमने कहा साहब कर देंगे, लेकिन वैसा भजन नहीं गाएंगे कि भगवान तूने हमारा काम कर दिया तो ठीक है, उन्हें तेरा नाम बदनाम कर देंगे, ऐसा होगा नहीं। तो हम तो गाएंगे तो तुलसी मीरा सूर, हाँ यही गा दीजिए। तो बेसिकली जो प्रमोट करने वाले थे खासतौर से भजन में, वो गुलशन कुमार जी, और उसी की वजह से हमें अब गज़ल से ज़्यादा हमारे कार्यक्रम आते हैं भजन के। और अगर भजन के नहीं भी आए तो शुरुआत तो गणेश वंदना से होनी है, ये पक्का हो गया काम। और कैसे हो गया ये वो जाने। और वालिद साहब का सबक बचपन से 55 तक हमारी जॉइंट फैमिली है, एक ही जगह खाना खाते हैं। वही कहते हैं कि जिंदगी पर साथ रहना सुख दुख में हमेशा से। तो देखा आपने ये दौर जहाँ भाई भाई से लड़ रहा है, वहीं मोहब्बत का ये पैगाम कितनी दूर तक, कितने दिलों तक पहुँच रहा है उस्ताद के ज़रिए। तो उस्ताद, रही बात जयपुर में इतनी मोहब्बत मिलने की, गुलाबी शहर वासियों ने आपको इतना प्यार दिया, लेकिन बाहर भी आपने बहुत से शोज़ किए हैं, तो वहाँ का कोई ऐसा सिलसिला या कोई ऐसा किस्सा जो अभी तक आपके दिलों में गूंजता हो? ये 2000 की बात है। हम लोग गए थे न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में एक पूरा ही शो था, और कुछ इत्तेफाक है, वो लोग तो पंक्चुअल होते ही हैं। तो उस प्रोग्राम की शुरुआत थी कि 1 घंटे आपको गाना है। तो हमने आपकी दुआ से
सबसे पहले तो उनसे यही कहा कि साहब वी आर प्राउडली इंडियन बट वी आर वेरी वेरी पंक्चुअल ऑफ द टाइम। तो आपकी दुआ से जब वो 59 मिनट्स हो गए थे तो वाइंड अप करते करते एकदम घड़ी मिला के हमने ख़त्म कर दिया। तो मैंने कहा किसी के हिस्से में नहीं आया कोई काम कि साहब अंग्रेजी इसका टाइम टाइम पाबंद है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितना अपने आप को तरीके से ढाल लें तो आप भी बनते जाते हैं वैसे। वरना ये जरूरी नहीं कि दुनिया में कोई एक आदमी काम कर सकता है, आप नहीं कर सकते। आप भी करिए, मेहनत, लगन, रियाज, खुलूस, प्यार, मोहब्बत सारी चीज़ें जब जमा होती हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो हमें अब तक याद है कि वहाँ ऑडियंस में फरमाइश आई आपकी रागमाला सुनाइए, दरबारी मुक़द्दर सुनाइए, तो हमें खुशी हुई। लेकिन सब इंडियन ही थे वहाँ भी। लेकिन हम बड़ी जी ये भी कहना चाहेंगे आपकी ये राजस्थान फोरम के लिए, बेसिकली अभी ये कह रहे थे कि सारे हीरे, जब मंडी ही राजस्थान में और जयपुर है तो सारे इकट्ठे ही होने हैं। और आपने चुन के लाए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और पूरी फोरम को कि वो कम से कम आज के दौर में इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम या इतने अच्छे अच्छे फनकार या इतने अच्छे अच्छे शौराए कराम या जिस भी फील्ड के लोगों को बुलाते हैं तो उसका एक अपने आप में मयार है। और आज के दौर में मयार को कायम करना बड़ा मुश्किल है। यकीन बयार तो है, किधर जाएगी वो मालूम नहीं। अदबी मेयार को आपने एक सिलसिले को कायम करके रखा हुआ है। और उस्ताद ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज जब इंडी पॉप का दौर है, वेस्टर्न म्यूज़िक हावी है, ऐसे में आपको गज़ल कहाँ नज़र आती है कि सिर्फ महबूब की जुल्फ़ों से निकल के कहीं और भी पहुँचेगी? आपको क्या लगता है? देखिए, यकीनन भारतीय संगीत से सर हिलता है, वो पाश्चात्य संगीत से पाँव हिलते हैं। तो पहले तो अंदाज़ा लगा लीजिए आप। तो लिहाजा जो गहराई भारतीय संगीत में है वो किसी और संगीत में नहीं है। और जो आजकल नौ सिक्के इसमें जोर आजमाइश कर रहे हैं उनके लिए यही है, कौन समझाए बेशऊरों को, अक्स पानी में तर नहीं होता, दर्द बढ़कर दवा तो होता है, ऐब बढ़कर होना नहीं होता। देखिए ये मोहम्मद हुसैन साहब जैसा कह रहे हैं तो हमारा किसी भी फनकार, किसी भी घराने, किसी भी विधा से कोई लेना देना बुराई का नहीं है। हमारी नज़र में सारे लोग अच्छे हैं, बस हम तो उसको ख़राब समझते हैं या तो वो बेसुरा गाए या बेताला गाए और या आज के दौर के हिसाब से शब्दावली यानी कि अल्फाज इनका अर्थ ढूंढने के लिए आपको कोई दूसरी डिक्शनरी देखनी पड़े, वो भी शायद ना मिले। तो इसलिए बराए करम जो चीज़ें हमारी आज का दौर आप बोल रही हैं तो आज के दौर की सलाम करते हैं। आज की शायरी को भी हम गले से लगाते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर आप कुछ जुदा भी कर रहे हैं लेकिन अगर आपकी तस्वीर आपकी खुद की आपको नहीं लगती तो वो ऐसी तस्वीर का क्या फ़ायदा, या ऐसे संगीत का क्या फ़ायदा, या ऐसे लोगों से क्या वास्ता जो हमारी बात ही ना समझें। हम कहते हैं अगर हमारा कल्चर उसमें नज़र नहीं आता तो हम ऐसी चीज़ को नहीं मानते, दूसरों के लिए कोई गारंटी नहीं हमारी। उस्ताद, दौर के साथ ही एक डिजिटल एरा की भी बात हुई, टेक्नोलॉजी की भी अभी बहुत ज़्यादा जोर है। ऐसे में आपको लाइव कॉन्सर्ट्स का फ्यूचर क्या नज़र आता है? क्योंकि अगर फ़ोन पर या एक क्लिक पर हमें सारी चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल है, मौजूद है, तो फिर क्यों इतनी जहमत करके लाइव कॉन्सर्ट्स में जाया जाए? लाइव कॉन्सर्ट का ही लुत्फ है क्योंकि उसमें सही आदान प्रदान होता है कलाकार का और श्रोताओं का। टेक्नोलॉजी एक अलग चीज़ है कि हमारी हम भी तो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो हमें एक रिकॉर्डिस्ट ने किसी कलाकार के बारे में, वो गाते नहीं हैं लेकिन हीरो हैं, तो बोले साहब आपको अक्षय कुमार साहब की एक रिकॉर्ड सुनाते हैं। उन्होंने सुनाई तो वो कुछ भी नहीं थी, बोले उस्ताद अब हमने इसे सही किया, अब सुनिए आप, तो ऐसा लगता है जैसे वो गाते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर उनको ये कह दिया जाए कि आपको लाइव कॉन्सर्ट परफॉर्म करना है लाइव में तो कुछ भी नहीं होगा। टेक्नोलॉजी सबसे मुश्किल काम है लाइव, और टेक्नोलॉजी में आपके सामने रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट आपको बाद में, फीडबैक आपको बाद में मिलेगा कि आपने क्या कर दिया, लेकिन ये तो सामने है,
बेच रहे हैं तो बोलेंगे नहीं मजा नहीं आया। टेक्नोलॉजी तो क्या कहना? टेक्नोलॉजी में रूह नहीं है, आत्मा तो वो गुरुओं की सेवा करने के बाद बहुत अच्छा जुमला है, वाह। यकीनन। तो इसलिए जो साक्षात सामने होता है वही। तो उस्ताद और आप एक- मुतमईन एक- है एक- कि लाइव हाँ, कॉन्सर्ट्स का फ्यूचर लाइव बहुत कॉन्सर्ट अच्छा है, और गजल अगर खत्म होती तो हम आपके सामने क्यों होते? जी दूसरा और ये है। इतने चाहने वाले भी क्यों होते हैं? एग्जैक्टली। लेकिन मेरा मतलब है कि खत्म कुछ नहीं होता, आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हम वही कर रहे हैं कि जिसमें आत्मा नहीं है वो चीज़ कभी आपके सर चढ़ के बोल ही नहीं सकती। ये हमारा दावा है। वो दावा इसलिए है कि हमने बड़े बड़े बुजुर्गों को सुना, तो हमें तो आज ही आप यकीन मानो पड़ी थी, दिल्ली में हम तो पढ़ते थे उधर, तो कोई ऐसा मोड़ आ गया कि बड़े हुनरबाज लोग, बड़े फनसनाज लोग बैठे थे। हम उस वक्त मेरे ख्याल से 8वीं क्लास में होंगे। वो पूछ लिया कि फला राग कौन सा है, तो हमें राग साहब उस वक्त कुछ पता ही नहीं था है क्या चीज़ है। तो हमने साहब सर झुका लिया, तो एक साहब बोल पड़े, उस्ताद इतने बड़े खानदान के आदमी होके और इतने बड़े बाप के बेटे होके और आप वो ये नहीं आता। वहाँ से आप यकीन मानिए इतनी गैरत लगी कि हमने जयपुर आके वालिद साहब के पैर पकड़े और बड़े बड़े बुजुर्गों से भी सीखा है। ये सिर्फ बाप पर डिपेंड नहीं करता कि आपके बाप भी आपके उस्ताद हैं, एक बच्चा भी आपका उस्ताद हो सकता है अगर आपको सीखने की ललक है उसमें। लेकिन अगर आपको ललक ही नहीं है और आप शर्म करते हैं या अपने आप को बड़ा मानते हैं तो कभी ज़िंदगी में सीख नहीं सकता आदमी। सीखना उसे ही होगा जो कदमों में बैठ के सीखेगा। आज का दौर ये है जो संगीत खराब हुआ है कि पहले गुरुकुल में जाके सीखते थे, अब गुरु को घर बुला के सीखते हैं। कभी नहीं आएगा संगीत, आएगा ही नहीं, ये हमारा मानना है, दावा है। हमें अच्छी तरह याद है जब यूसुफ साहब दिलीप साहब के घर था तो उन्होंने एक ये शेर कहा था, बेतजस्सुस विदाउट स्ट्रगल, बेतजस्सुस आ गई मंजिल अगर ज़ेरे कदम, मेरे दिल में जस्तजू का हौसला रह जाएगा। अच्छा अभी ये भी है कि अब ये भी है कि हमारे गुरुओं ने गाना शुरू करना सिखाया, रेडियो टीवी कंपनी इन्होंने वाइंड अप करना सिखा दिया कि ख़त्म कैसे करना है आपको। वो चीज़ तो होनी नहीं चाहिए, ख़त्म होना नहीं चाहिए, क्योंकि लेसन आपका छोटा हो सकता है, रियाज छोटा नहीं हो सकता। तो हम तो आपको यही बता रहे हैं कि हम अपने आप को बड़ा नहीं करे, हम कुछ नहीं है, जो कुछ है हमारे उसके बाद हमारे गुरु हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे वालिद हैं, और दूसरे हमारे जो सुनकार हैं वो तानसेन से भी ज़्यादा बड़ा मकाम हमारी नज़र में रखता है कानसेन। अगर आपको सुनने वाला ही नहीं होगा तो आप किसको सुनाएंगे? दीवारों को? हो ही नहीं सकता ऐसा। उस्ताद ये भी जानना चाहेंगे कि जब जिंदगी इतनी फास्ट पेस पर हो गई है तो क्या ठहर कर लुत्फ लेने का, शायरी सुनने का, उसे महसूस करने का, उसका रस लेने का अब लोगों के पास वक्त है? हम तो सिर्फ सीखने का वक्त है, सीखते ही रहते हैं। दो चीज़ें आदमी झूठ बोलता है, एक तो कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त तो निकालना पड़ता है। एक ये कहता है मेरे पास वक्त नहीं था, मैं आ नहीं पाया, जहाँ जाना चाहता है चला जाता है। तो ये झूठ हैं, ये झूठ के जो आधार ले लिए इंसान ने, आदमी ने, वो गलत किए। इसी वजह से ये तबाही आई है कि अच्छे लोग, अच्छी म्यूजिक, अच्छे खाने, अच्छी बातें, उनसे आप महरूम इसलिए हैं कि आपके पास वक्त नहीं है। वक्त कैसे नहीं है? आप जहाँ चलते हैं चले जाते हैं, आपके पास जो करना होता है आप कर बैठते हैं। कैसे करते हैं? आप करना चाहते हैं इसलिए। उस्ताद जब बात ये हो रही है कि वक्त की, लेकिन एक आर्टिस्ट का जो अंदाज है उसे बहुत हद तक शेप उसके मास्टर्स, उसके उस्ताद, उसके गुरु करते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा जो अब धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है, ऐसे में आर्टिस्ट को शेप करने का दारोमदार, उसे अपने आप को कैसे पेश करना है, ये दारोमदार फिर भला किस पर रहेगा? देखिए, गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरु को आप ढूंढिए। गुरु अब भी मौजूद हैं,
हर जगह गुरु मौजूद है, लेकिन वो गुरु सिखाता नहीं है। गुरु का दिल जीतना पड़ता है, उसकी खिदमत करनी पड़ती, तब वो कुछ इल्म सिखाता है। तो आप में जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की। लाइन ढूंढिए, ऑनलाइन नहीं, कुछ नहीं होगा, आएगा ही नहीं। इसलिए नहीं आएगा कि ऑनलाइन का मतलब होता है कि आपने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया अपना, और आर्ट का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो तो खिदमत से ही आती है। दूसरा, आपके साथ आप लोगों की मोहब्बत की वजह से बातें कर रहे हैं, हमें बातें करनी आती ही नहीं है। हाँ, हारमोनियम और वो होता तो हम भी गाते। लो, ज्यादातर बातें आप करिए, हमारे में मत छोड़िए। उस्ताद, अब हम बातचीत का सिलसिला आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ भी मोड़ना चाहेंगे। अपनी फैमिली के बारे में आप बताइए, बच्चों के बारे में बताइए, और बतौर उस्ताद आप कैसे हैं ये भी बताइए। बतौर उस्ताद तो हम सख्त हैं, लेकिन एज ए मदर फादर जो है वो थोड़े सॉफ्टनेस रखनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारा बेटा भी है तो अगर वो हमसे सीखेगा तो उसको सीखने के अरकान सीखने पड़ेंगे। आज शायद इस महफिल में आपके साहबजादे भी मौजूद हैं। मेरे जावेद है और उसका बेटा है, मतलब हमारी 3 जनरेशन अभी यहाँ सामने मौजूद है। लेकिन हम आपसे यही चाहेंगे कि आप तमाम ऑडियंस को वेट कर दीजिए। आप सब लोग आप सब लोग सिर्फ हम ये और हम भी दुआओं के मोहताज हैं। आप हमें दुआएं दें, क्योंकि दुआएं बहुत बड़ा काम करती हैं। उनका कलर नहीं होता, लेकिन उनका असर होता है। तो उस असर के लिए आपसे हम गुजारिश करेंगे कि हमारे बच्चों को, और हम अपने बच्चों से यही कहेंगे कि सिर्फ ठप्पों से काम नहीं चलता कि आप किसके बेटे हैं। आपको ये साबित करना होगा कि हम उनके बेटे हैं, लेकिन हम ये काम करते हैं तो करके दिखाना पड़ेगा। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि लोग, हम ये नहीं सुनना चाहते अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के बच्चे जा रहे हैं, बल्कि हम जाए तो लोग कहें कि अहमद हुसैन ये जावेद हुसैन के फादर हैं। होना यही चाहिए जी, और उसकी वजह है ना, तो जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो मोहताज रहेंगे, करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो आपकी अहलिया जो है वो आपके मैं कॉन्सर्ट्स में आती है। मैं बताता हूँ आपको। 86 में हमारे LP रिलीज हुआ था, इजहार। उसमें लक्ष्मीकांत जी ने उसे रिलीज किया था, और उस वक्त मेरी जो वाइफ थी वो भी मौजूद थी। और हमने, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा का ऑर्डर, हर आदमी है कि हम बहुत बड़े अपने आप को साबित कर रहे हैं, हम अपनी मम्मी पापा का ऑर्डर बहुत मानते थे। अगर वो कहते हैं कि भाई ये काम नहीं होगा तो हम नहीं करते थे। और ये उन्हीं की दुआएं हैं जो आज हम जहाँ हैं, हमसे अच्छे अच्छे फनकार हमारी हवेली के मौजूद हैं, हमसे अच्छे हैं वो, लेकिन ना जाने क्यों ऑन स्टेज इतने पॉपुलर, इतनी पब्लिसिटी, इतना नाम नहीं है। गॉड नोज, वो हम नहीं जानते। आप जो बेगमात की कह रही थी, तो जब हमने अपने वालिद साहब से और वालिदा साहिबा से कहा कि हम बॉम्बे बसना चाहते हैं, तो वो बेगमात बोली हम तो इनको छोड़ के नहीं जाएंगे, इनकी सेवा करेंगे। उसी वजह से हम भी मौजूद हैं, बच्चे भी तालीम हासिल कर। तो आज आपने बता दिया, ये क्रेडिट आपकी है। जावेद हुसैन और मौजम हुसैन तो इनके साहबजादे मेरे भतीजे दामाद भी हैं, और इमरान हुसैन मेरा बेटा। और आपने जो कहा बेगम की, तो बेगम है, इसीलिए हम बेगम हैं। असल में ये पर्सनल सवाल जो पूछ रही फैमिली का, बेसिकली मेरे अहमद हुसैन की मेरी वाइफ तो खैर दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे 5 बच्चे, जिसमें से एक बेटे की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, लेकिन सबसे बड़ी यास्मीन, उससे छोटा जावेद, जावेद से छोटी शाहीन, शाहीन से छोटा वो बच्चा जो नहीं है, और सबसे छोटा मौजम, और अब उनके बच्चे भी हैं। ये तो मेरा परिवार होता है। मोहम्मद हुसैन भाई के माशाल्लाह से 4-5 बेटियां, लेकिन एक की डेथ हो गई, 4 बेटियां हैं, एक बेटा है। और हम लोग सब मिल के रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खाना बनता है। तो आपकी दुआएं ये रहनी चाहिए कि परिवार इसी तरह संगठित रहे। आजकल जितनी भी जॉइंट फैमिली हैं, उनको लोगों ने वक्त के साथ बिखेर दिया, जो गलत है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो वापस ज्वाइन होंगे, जॉइंट फैमिली और आप का अपना तमाम एक मजा है। मोअज़्ज़िज़ हज़रात की तालियां इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि यकीनन। आपके
रब करे कि आपकी जोड़ी ऐसी ही सलामत रहे। हाँ, लेकिन हम आखिर में ये भी कहना चाहेंगे सालिया जी, आखिर से मतलब आप कुछ बात करें तो ठीक है, हम अपनी तरफ से ये बात कहना चाहते हैं कि एक शायर ये लिखता है, बातें अपन की इतनी हो चुकी हैं, वो जो उठते थे कभी हमको बिठाने के लिए, मैंने इतने नाम बैठे, वो जो उठते थे कभी हमको बिठाने के लिए, आज बैठे हैं वही हमको उठाने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। अब आप कुछ फरमा रही हैं। जी, बहरहाल हम अलग अलग मौजू पे बात कर रहे हैं। आपके ऑलमोस्ट शायद 80 से ज़्यादा एल्बम्स ऐसी मेरी मालूमात में है कि मार्केट में रहे, और तो अगर सिर्फ बातचीत की ही ये महफिल रहेगी तो मेरा ख्याल है ये सब मुतमईन भी नहीं रहेंगे इससे। तो बात पहले गणपति वंदना की भी होनी चाहिए सुरों के जरिए, और फिर कुछ अशार। थोड़ी आज ये मौसम की सर्द गर्म की वजह, गणेश वंदना पहले आपको गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। धन्यवाद। आप तमाम हजरात को ये भी बता दूं कि याद होगा आपको वीर ज़ारा फिल्म और आया तेरे दर पर दीवाना, तो उस्ताद की गाई हुई कव्वाली है, लेकिन ये बॉलीवुड का सफ़र इतना मुख्तसर क्यों रहा? हाँ, अभी संगीता बहन आई थी हमारी, मदन मोहन जी की साहबजादी और उनके हस्बैंड भी। असल में 1978 में जब हम ये गा रहे थे, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, रंग भवन मुंबई में, उस वक्त से मुलाकात हुई। फिर इनके बड़े बेटे मदन मोहन साहब के, संजीव कोहली साहब, वो हमारे उस ज़माने पॉलीडोर होती थी जो आज यूनिवर्सल है, पॉलीडोर कंपनी में एज ए मैनेजर आए थे। वहाँ से मुलाकात हुई, उन्होंने हमारा गाना बना सुना, फिर हमारे फैमिली टर्म्स हो गए, ताल्लुकात हो गए। एक मोड़ ऐसा आया कि वो HME चले गए, उन्होंने HME में हमें बुला लिया। फिर ये आया कि साहब पापा के नाम से म्यूजिक जा रहा है, जो दुनिया में पहली बार होगा ऐसा कि कोई आदमी दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी कंपोजिशन है बहुत है, उसके ज़रिए फिल्म बन रही है, यश चोपड़ा साहब बना रहे हैं और आपको ये गाना है। तो मैंने कहा भाई हम तो कव्वाली गाते नहीं, क्योंकि कव्वाली या कव्वाल होना बुरी बात नहीं, लेकिन जो हम करते नहीं उस काम को हम कैसे करेंगे? तो बोले नहीं हम नहीं जानते, आपको करना ही होगा। तो टर्म्स के नाते हमने उसको गा दिया वीरधारा में, वो मकबूल हो गई, उसकी मेहरबानी है, आप लोगों की सबकी दुआएं। और यश चोपड़ा साहब, उनको संगीत की बड़ी नॉलेज थी जैसे राज कपूर साहब को। तो इसी तरीके से उनकी जो अहलियाँ हैं पाम चोपड़ा, वो क्लासिकल सीखी हुई, तो जब रिहर्सल चलती थी तो उस्ताद कुछ ना कुछ वेरिएशन करिए, ये भी रखिए, ये भी, और बोले बाहर बरसात हो रही है, यमन में वो कंपोजिशन थी, मियाँ मलाद में हम चले, बोले ये भी रखो, यश जी बोले मेरी फिल्म में बरसात ही नहीं लेकिन वो अड़ गई। तो उस वजह से 13 मिनट का ये गाना हुआ है, आप देखिए। पंडित जी आप यहाँ से वहाँ चले गए, मैं तो शेर पढ़ रहा हूँ आपके लिए। उधर वो हैं कि जाने को खड़े हैं, इधर दिल है कि बैठा जा रहा है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं, नहीं तो हो सकता है कुछ 2-4 और उड़ जाएं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट महफिल में अपन बैठेंगे। थैंक यू सो मच। एक शेर आप वाइंड अप कैसे करेंगी देखिए। तेरी आवाज़ ने बरसों मुझे मखमूर रखा है, किया है मुद्दतों कानों से शगले में कशी मैंने। देखिए जिन्होंने बिठाया था वो भी आ गए, आइए सर्वेश जी। नहीं, लेकिन ये हमारी गुफ्तगू जो है वो हमारे ऑडियंस के सवालात के बगैर तो पूरी नहीं होगी, तो इसलिए हम चाहेंगे कि प्लीज आप में से जो भी उस्ताद से जो कुछ भी सवाल करना चाहते हैं आप प्लीज माइक दे हम दीजिए। उस्ताद नहीं हैं, शागिर्द हैं, लेकिन सवाल करेंगे, मुमकिन है कुछ जवाब बन पड़े।
इस बातचीत के बीच, लेकिन अब सालेहा जी ने कहा है और दो सवाल मेरे मन में बहुत देर से गूंज रहे हैं। एक सवाल तो उस्ताद ये है कि जब किसी गज़ल की बंदिश आप बनाना तय करते हैं तो वो पूरी रचना प्रक्रिया क्या होती है, यानी आप दोनों की अलग अलग भूमिकाएं किसी रचना के सृजन में क्या होती हैं। और दूसरा सवाल भी साथ साथ कर दूं मैं, दूसरा सवाल ये जो टेक्नोलॉजी वाली बात सालेहा जी ने उठाई थी, उसी में एक बात ये भी आती है कि एक ज़माना था जब रिकॉर्ड्स, कैसेट्स और उसके बाद सीडीज़ बिकती थी और उनका थोड़ा ज़्यादा जो भी लाभ कलाकार को भी मिलता था। अब टेक्नोलॉजी के कारण संगीत का उस तरह बिकना तो लगभग बंद हो गया है, तो उसका असर एक कलाकार की सृजनात्मकता पर क्या पड़ता है? थैंक यू। दूसरा, हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपने अपराध नहीं किया, संवाद किया, ये बहुत अच्छी बात है। मगर जैसा आप फरमा रहे हैं, आपके सवाल का जवाब हमारी नज़र में यही आता है कि 1978 में जब पूरा ही मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ बना नहीं था, उसमें एक जगह है अंबिकापुर और उसका एरिया है सरगुजा। वहाँ अमीर अहमद हनफी साहब डायरेक्टर थे और बहुत काबिल इंसान थे, शायरी में भी मौसीकी में भी जानकारी रखते थे और फनकारों की इतनी कदर करते थे, 150-200 किलोमीटर जाके उनको रिसीव करके लाते थे। तो इत्तेफाकन हम कुछ और गा रहे थे, हनफी साहब ने एक गज़ल ये दे दी कि मियाँ इसको, अब कंसर्ट में सिर्फ 2 घंटे रह गए थे, कॉन्सर्ट शुरू करनी है, कि मियाँ इसको देखो। तो ये क्या ही कंपोजिशन के 2 रूप होते हैं, एक तो होती है आमद, कुदरत की तरफ से जो आती है, वो चाहे शायरी हो और चाहे मौसीकी हो, वो आती है, तो वो तो होती है आमद। और एक होती है आर्ट के बल पे जो आप सीखते हैं, उसके तरीके से आप कंपोजिशन, उसके जो कवायद होते हैं उससे करना पड़ता है। तो मैं हवा हूँ, हमें ऐसे कर रहे थे बस, हूँ कहाँ वतन में, वाह 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 वाह, वो खुद ही बोले हनफी साहब, भैया इसे बढ़ाइए। तो एक तरह से ये तरीका एक तो कंपोजिशन का ही होता है, जो पॉपुलैरिटी अपने आप में उसकी हो गई और हमारी पहचान बन गई, ये अलग क्रम है। दूसरा जो आपने फरमाया कंपनियों का काम, कंपनियां जो है वो भी पहले आर्टिस्टों को ढूंढने निकलती थी। आजकल आर्टिस्ट जाके उनके चक्कर मारता है और वो कहते हैं कि आपका नाम नहीं है। तो हमारी बहस उनसे यही होती है कि हमारा नाम कैसे हुआ। आप अगर उसको, उसके फन को सामने लाएंगे तो ही तो पहचाना जाएगा ये है कौन। तो ये मत करिए आप कि इसको कोई नहीं जानता, आपकी कंपनी को कोई नहीं जानता था, कैसे जान गए? इतने फनकारों ने जब गाया तो पता लगा ये कंपनी ऐसी है। तो ऐसे मत बोलिए, फनकारों की इज्जत करना सीखिए, उनको रिगार्ड कीजिए कि करते क्या है। आजकल तो आदमी को ये पता नहीं होता, रेडियो का आदमी हो या टीवी का हो या कंपनी का, तो उसको खुद को आर्टिस्ट को बताना पड़ता है। ये हमारे नंद प्रकाश जी बैठे हैं, ये भी इन्होंने भी बीकानेर बुलाया था हमें, तो ये फनकारों की कद्र करना जानते हैं, हमें मालूम है इनके बारे में, और बहुत अच्छी कवि भी हैं, सब चीज़ें जानते हैं हम। इनसे पूछिए, कहते पहले कद्र होती थी और आज क्या हाल है, आज हाल बेहाल है। देखिए, शब्दों में कंपोजिशन छिपी होती है। आप शब्दों को के हिसाब से सुर देते चलते हैं तो जाहिर है कोई ना कोई एक राग की शक्ल बनेगी। एक तो ये तरीका, एक राग बेस कंपोजिशन बनानी पड़ती है। एक ये होता है कि आमद आकाशवाणी हुई, आपको अचानक एक स्वर समूह आया, वो लाजवाब है, तो शब्दों में ही कंपोजिशन छुपी होती है। और टेक्नोलॉजी का जो आपने कहा, कलाकारों को तो अब लाइव भी गा के पेश करना पड़ रहा है। हमने सबसे पहले तो एक भूल हमने की थी, एक दिन में HME में हमने 8 गज़लें गा दी, HME स्टूडियो में ही, फिरोज शाह मेहता रोड। तो हमारे पास भूपेंद्र जी का फोन आ गया, उस्ताद जी क्या कर दिया। मैंने कहा जी जो करना था वो किया, गाए, तो वो तो अच्छा किया आपने, लेकिन बशर्त ये एक मुश्किल पैदा कर दी कि इतने सारे आर्टिस्ट बुक होते 8 दिन होते, आपने उनकी दिहाड़ी खत्म कर दी। तो मैंने कहा, हमने फिर साहब एक रुख अपनाया, दूसरे एल्बम में एक ही गज़ल में 2-3 दिन नहीं लगा रहे थे। तो कंपनी समझ गई, कहती उस्ताद ये क्या हो रहा है,
मैं कहा जी ये पहले वो हुआ था, अब ये होगा। ये उसी का रिएक्शन है। हाँ एक सवाल मैं जी जी पंडित जी। एक कंपोजिशन की जो आपने बात कही, जी तो एक कंपोजिशन में आपने हार्मोनाइजिंग का भी वो एक इस्तेमाल किया है। एक्सपेरिमेंट किया है इसमें, तो वो शायद मैं हवा हूँ मैं जी। किया है। क्या हवा से शुरू किया? वही तो एक बार हमारी ऑडियंस को बताइए कि कैसे दो भाई गाते हैं, तो एक ही को करने की बजाय एक दूसरे स्वर में कर रहे हैं, उसका हार्मोनाइजेशन कैसे किया है आपने उस हाँ। लाइन पे। ये अगर ऑडियंस को आप बताएंगे, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि ये पता चले। क्या क्या? मेरा सवाल था ये। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। वेस्टर्न कोर्स बहुत मुश्किल, हार्मोनी बहुत सिस्टम मुश्किल काम जरा है नवाज। हार्मोनाइजिंग करना, क्योंकि उस तरफ ध्यान जाता है जो मेन मेलोडी है, जी हाँ, जी। उस तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। अब हवा के बाद एक जो हाँ। मौसम है जी। उसमें भी यही काम किया हमने। आपने जो मल्हार लेके आए हैं उसमें वो जरा उसका ये बताइए। हार्मोनी का जो वो बड़ी दूसरा है, वो दूसरा है composition। सावन के सुहाने, आप इसकी कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये है ना? कितना अच्छा कंपोजिशन है आपका। और जो हमने तीन मौसम गाए उसमें भी हार्मोनाइजेशन किया, वो भी आपको पसंद आएगा, लेकिन तीनों मौसम की जगह उसकी अस्थाई गाली। मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, यूं ही गाना सुनाएंगे। थैंक यू। एक सीक्रेट बता दीजिए, ये जो हार्मोनाइजिंग का आपने किया है, ये रिकॉर्डिंग एक पहले मेलोडी होने के बाद में किया डब? नहीं सर, एक साथ नहीं, गाया एक साथ आपने? ही किया। नहीं सर, एक साथ गाया? डायरेक्ट एक एक साथ साथ ही गाया? है। दो और माइक वो भी लेके? एक बूथ में दो वो काम दो माइक लेके अलग अलग? नहीं, एक ही माइक में एक माइक पे दोनों। बैठ के, और हमारे अरेंजर थे वो मुल्की दा साहब बोले कि मुझे आपने बेमुल्की कर दिया, ऐसा काम कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने दादा हो गया। और ये कुदरती कुछ चीज़ें क्या है कि आप आर्ट के बल पे कितनी भी कर लीजिए, लेकिन जो आमद होती है, जो अचानक आती है, उसका कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वाह, आपने कमाल कर दिया। ये आपकी जो पहचान बड़ी जरा नवाज। हार्मोनाइजिंग की, जो एक दो भाइयों की- कमाल पंडित जी हमने नहीं किया, कमाल उसके बाद हमारे उस्तादों ने, फिर आप लोगों ने। ये नहीं, ये मैं आपका 1 मिनट का समय ले रहा नहीं हूँ। कैसी बात कर रहे हैं? पंडित जी आप तशरीफ लाए। मैं बैठिए जी, बैठिए। जी। मुझे इस बात का इतना गर्व हुआ, एक दिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं एयर इंडिया से जा रहा था, बहुत वर्षों पहले की बात है, मेरी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी, और उसमें एक मैगज़ीन निकला करती थी, नमस्कार, अभी भी निकलती है। तो उसमें म्यूज़िक का एक रिकॉर्डिंग जो एयर इंडिया सुनाती है आपको, इन फ्लाइट म्यूजिक, इन फ्लाइट जो Correct, म्यूज़िक होता है correct, you उसमें are right. लिस्टिंग होती है। जी तो मेरा एक HMV का रिकॉर्डिंग था, तो वो उन्होंने उसमें लगाया था, फ़ोटो भी लगाई जी थी। यकीन है। मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं हकीकत है। फिर मुझे दूसरी जो खुशी का जो 4 चांद लग गए, उसमें जब गज़ल सेक्शन आया तो देखा तो जगजीत सिंह जी और भी जो दूसरे आर्टिस्ट जो भी गज़ल के थे, मेहदी हसन जी, गुलाम अली जी, और लास्ट में आपका नाम देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ ये कि इतनी पुरानी मैगज़ीन में, एयर इंडिया में, कहाँ हवा में हम 10,000
फुट की ऊंचाई पे हैं और आपका नाम आप पढ़ के आपका मैं गाना सुनने लगा वहाँ पे। बल्कि आपने तिहाई हमारे 10,000 नहीं 30,000 की। अब आप ही देखिए पंडित जी के लिए एक शेर कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। तो वो लम्हा मेरे लिए इतना मतलब मेरे लिए गर्व वाली बात हो गई कि जयपुर के 2 कलाकार आज एयर इंडिया में लोग सुन रहे हैं कि हज़ारों लोग जो पैसेंजर होते हैं और हमने अपना संगीत वहाँ तक पहुँचाया। मुझे आपके ऊपर बड़ा फख्र हुआ। ज़रा नवाजी और हमें आप पर है, इसलिए सारे फखरों के साथ अब इनको माइक दें। ये क्या कह रही हैं? हाँ सॉरी। यूँ तो बातचीत का सिलसिला बहुत लंबे वक्त तक जारी रह सकता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हर चीज़ की डोर जो है वो वक्त से ही बंधी हुई है। तो आज की इस महफिल को हम यहीं विराम देने की बात, यहीं कंक्लूड करने की बात करते हैं। एक बार फिर आप तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात की बेशुमार तालियां उस्ताद की आमद के लिए चाहेंगे और इसी के साथ आपसे इजाज़त देते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप। आईटीसी के जनरल मैनेजर दीपेंद्र राणा जी मौजूद हैं। आइए धन्यवाद स्वरूप 2 शब्द कहेंगे। आइए राणा साहब। नमस्कार। आईटीसी राजपूताना की तरफ से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग यहां पर आए। आप लोगों ने लैक ऑफ वर्ड टैलेंट को निहारा एंड आई एम समबडी हु इज कम न्यू। मेरे को अभी एक ही हफ्ता हुआ है तो मैं सबको बता रहा था, बट टू सी सो मच टैलेंट एंड सो मच अप्रिशिएशन, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आईटीसी राजपूताना अ वेन्यू, अ प्लेस, एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। अगर मैंने कुछ गलती से कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान फोरम का और श्री सीमेंट का। डेजर्ट सोल की ये शाम हुसैन बंधुओं के साथ हमेशा याद रहेगी। अभी तो कुछ भी गलती नहीं किया। और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं राजस्थान फोरम के सभापति पंडित विश्वमोहन भट्ट और हमारे सदस्य आदरणीय इकराम राजस्थानी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आप इनका स्मृति चिन्ह देकर हुसैन बंधुओं का सम्मान करें। किशोर छिपा जी, संजय कौशिक जी, नंद भारद्वाज जी और डॉक्टर मधुकर तेलंग से अनुरोध करूंगा कि ग्रुप फोटो के लिए सर एक बार सामने देखिएगा। सर सामने आइए मधु जी। आइए, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। यस यस। थैंक यू।